नमस्कार साथियों, सभी को आगे ना वैसे आप सभी को मेरा जितेंद्र दादिज का नमस्कार। आज हम यहाँ पर बाल संसद के गठन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे और इसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप ये बताया जाएगा कि हर स्कूल, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो, वहाँ पर वो अपनी बाल संसद का जो गठन है वो किस प्रक्रिया के अंतर्गत करेगा। हमारे साथ झालरापाटन डाइट की प्रधानाचार्य श्रीमती रजनीगंधा सोनी साथ में हैं। मैं मैडम से अनुरोध करूंगा कि आप ट्रेनिंग के प्रारंभ में अपने विचार प्रस्तुत रखें। आदरणीय मैडम। धन्यवाद जितेंद्र जी। सभी को नमस्कार। आज हम सभी बाल संसद का गठन, कार्यप्रणाली और प्रबंधन के बारे में ऑनलाइन वेबिनार से जुड़े हुए हैं। सर्वप्रथम हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्र में 3 स्तंभ होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। जिस प्रकार देश के संचालन में विधायिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है सशक्त तरीके से, उसी तरह विद्यालय के विभिन्न कार्यों के संचालन में बाल संसद आपका सहयोग कर सकती है। आप इसे अतिरिक्त कार्यभार न समझें कि हमें एक कार्य और दे दिया गया है, यह बाल संसद का गठन करना है और उसका संचालन करना है, अपितु ये आपके विभिन्न कार्यों में आपका सहयोग करेगी। बाल संसद की आवश्यकता को प्रतिपादित करते हुए कुछ पंक्तियां हैं। छोटे छोटे हाथों में बड़े सपनों की बात, बाल संसद सिखाए हमको लोकतंत्र की बात। यहाँ न कोई छोटा बड़ा, सबकी अपनी पहचान, मिलकर करते फैसले, यही है इसकी शान। बातें होती मुद्दों की, शिक्षा, स्वच्छता, अधिकार, सुनते हैं सब एक दूजे को, यही है सच्चा व्यवहार। नन्हे नेता बनकर बच्चे सीखे जिम्मेदारी, देश का भविष्य बनाते हैं लेकर नई तैयारी। अधिकारों के संग संग कर्तव्यों का ज्ञान, बाल संसद से बढ़ता है बच्चों का सम्मान। आओ मिलकर शपथ लें हम, सच्चाई का साथ निभाएं, अपने देश के उज्जवल कल को मिलकर आगे बढ़ाएं। इन पंक्तियों से आप सभी समझ गए होंगे कि बाल संसद के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं और इससे हमें क्या क्या लाभ हैं। सर्वप्रथम हम ये जानते हैं कि जिस तरह से आप बाल संसद का गठन करेंगे तो बच्चों में लोकतांत्रिक समझ उत्पन्न होगी कि लोकतंत्र में किस प्रकार से हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है और हर कार्य महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों को लोकतंत्र की बुनियादी संरचना, कार्यप्रणाली जैसे चुनाव, शपथ और जिम्मेदारी से परिचय कराना होता है बाल संसद का मुख्य उद्देश्य। दूसरा, नेतृत्व क्षमता का विकास, बच्चों में निर्णय लेने की क्षमता और नेतृत्व के गुणों का विकास होता है। तीसरा, संवैधानिक मूल्यों का समावेश, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे मूल्यों को व्यवहारिक रूप से सिखाना। चौथा महत्वपूर्ण उद्देश्य है प्रबंधन कौशल, स्कूल की छोटी मोटी समस्याओं को हल करने और स्कूल की गतिविधियों जैसे स्वच्छता, पुस्तकालय, खेल आदि के प्रबंधन में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करना। आत्मविश्वास, सबसे महत्वपूर्ण बात है बाल संसद में विभिन्न कार्यों को जब बच्चे जिम्मेदारी से निभाएंगे तो उनमें आत्मविश्वास का विकास होगा। इसके मुख्य उद्देश्य हैं संवैधानिक मूल्यों का विकास करना, नेतृत्व क्षमता का विकास करना, स्कूल प्रबंधन में सहयोग करना, सफाई है, मध्याह्न भोजन है और अनुशासन जैसे कार्यों में बाल संसद शिक्षकों की मदद करेगी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता,
बच्चों को अपनी समस्याओं और विचारों को खुलकर रखने के लिए बाल संसद एक मंच प्रदान करती है। अब इसका गठन और संरचना और प्रबंधन किस तरीके से होगा, इसके बारे में विस्तार से आपको जितेंद्र दी आजीज बताएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी इस वेबिनार से आप जुड़े रहें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। प्रधानाचार्य महोदय ने बहुत ही अच्छी तरह से हमें ये बताया कि विद्यालय के अंदर बाल संसद गठन की जो प्रक्रिया है वो क्यों आवश्यक है, बच्चों के कौशल के विकास के लिए किस तरह से उसके लिए ज़रूरी है। अब हम जब बात करते हैं कि स्कूल के अंदर, मैडम ने आपको बता दिया कि इसके उद्देश्य क्या है, तो सक्रिय भागीदारी जो है स्कूल में किस प्रकार से किस तरह से रहेगी, कार्य क्या रहेंगे, वो पूरा प्रारूप मैं आपको बताऊंगा। मैं चाहूँगा कि जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं डायरी पेन अगर वो साथ ले लें तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसमें कई चीज़ें हम आपको इस तरह से बताने वाले हैं कि उस तरह से आपको जब गठन करेंगे स्कूल के अंदर तो किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें बाल संसद गठन की प्रक्रिया क्या है, इसको कितना लेना है, कितना ग्रुप बनाने हैं, सारी स्टेप बाय स्टेप हम इसको लेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि उद्देश्य मैडम ने बताया कि विद्यालय के अंदर सभी बच्चों की भागीदारी होना चाहिए। अब सभी बच्चों की भागीदारी किस तरह से हो, अभी सबको पता है देश में चुनाव का माहौल चल रहा है। अगर इसके बारे में भी हम जानकारी लें कि चुनाव क्या है, सब्जेक्ट के अंदर तो आता है, बड़ी क्लास के अंदर आता है कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर की चुनाव की प्रक्रिया ये है, लेकिन उसका एक छोटा रूप स्कूल के अंदर किस तरह से इसको प्रैक्टिकली किया जाए, तो ये बाल संसद गठन के अंदर है कि यहाँ पर जब बच्चे इसके अंदर शामिल होते हैं तो उनकी नेतृत्व क्षमता, उनके निर्णय लेने की क्षमता, उनका संप्रेषण जो है, उनकी बातचीत करने की क्षमता का विकास होता है इसके अंदर। तो आशा है आप सभी कॉपी पेन लेकर के तैयार होंगे। तो मैं अपनी बात स्टार्ट करता हूँ उस जगह से जहाँ से इसका इतिहास है कि ये आई कहाँ से, बाल संसद की चीज़ निकल के कहाँ आई, स्कूल में क्यों रखा जाए। तो सबसे पहले बिहार के अंदर नालंदा जिले के अंदर 1998 के अंदर यूनिसेफ के द्वारा एक स्पीड कार्यक्रम किया गया था, जहां उन्होंने इसको एक छोटे रूप में प्रायोजित किया प्रैक्टिकल के रूप में कि क्यों ना स्कूल के अंदर भी बाल संसद का हम गठन करें, यहाँ पे भी विभिन्न प्रकार के मंत्री बनाएं जिसके अंदर बच्चों को जोड़ें और वो फिर स्कूल को किस तरह से सहयोग करें। ये बहुत ही सफलतापूर्वक जब हुआ तो सन 2001 के अंदर सर्व शिक्षा अभियान ने पूरे भारत के अंदर इसको लागू किया और धीरे धीरे ये कई रूप में बदलता हुआ आज विद्यालयों के अंदर जो प्रत्येक वर्ष जो है बाल संसद गठन का किया जा रहा है। प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो या सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो। अगर प्राइमरी स्कूल है तो कक्षा 3 से लेकर के 5 तक के बच्चे, अगर मिडिल स्कूल है तो कक्षा 3 से लेकर के 8वीं तक के बच्चे, और सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो कक्षा 3 से लेकर के 12th के सारे बच्चे हमें किस तरह से ग्रुप में डिवाइड करना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको आप जरूर नोट करें। सबसे पहले हम जितने भी बच्चे हमारे स्कूल में कक्षा 3 से, इस पर विशेष ध्यान दें कि अक्सर ये बोला जाता है कि पूरे स्कूल के बच्चे, तो पूरे स्कूल के बच्चे में कक्षा 1 और 2 को हमें शामिल नहीं करना है। 3 से लेकर के 12वीं तक के बच्चे, जहाँ जैसा स्कूल है उसके हिसाब से लास्ट क्लास तक 5 ग्रुप जो है आपको वो बनाने, 6 ग्रुप में आपको उसको डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड किस तरह से करेंगे, सपोज कीजिए आपने कक्षा 3 का रजिस्टर लिया, उसके अंदर 20 बच्चे हैं, तो आप क्रमांक के अनुसार, फिर मेरी बात को सुनना, क्रमांक से, न कि बॉयज़ गर्ल्स ऐसे नहीं, क्रमांक से। नंबर 1 का बच्चा ग्रुप नंबर 1 में, 2 नंबर 2 में, 3 नंबर 3 में, 4 नंबर 4 में, और जो है 5 नंबर का बच्चा 5 में, 6 नंबर का 6 में। अब जैसे ही 7वें नंबर का क्रम का बच्चा होगा तो वो वापस क्रम नंबर 1 में जाएगा, मतलब दल नंबर 1 में जाएगा, ग्रुप नंबर 1 में जाएगा। तो इस तरह से जब 12 नंबर छठे वाले ग्रुप में चला जाएगा, क्रमांक 13 पे जो बच्चा होगा वो वापस ग्रुप नंबर 1 में आ जाएगा। इस तरह से हमें पूरे स्कूल के बच्चे, प्राइमरी, मिडिल और सीनियर सेकेंडरी
तक के बच्चे, हमें इस तरह से 5 ग्रुप के अंदर बच्चों को हमें ये डिवाइड करना है। अब जब हम बच्चों को डिवाइड कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों के अपने भी अधिकार हैं, ठीक वैसे जैसे कि संविधान के अंदर अधिकार दिए हुए हैं। तो बाल अधिकार के अंदर जीवन जीने का अधिकार है जो बच्चों के लिए है, संरक्षण का अधिकार है उनको, सहभागिता का अधिकार है और विकास का अधिकार तो स्वाभाविक है ही सही। तो जब ये सारे अधिकार हैं तो ये किया गया कि विद्यालय के अंदर बहुत ही आनंददायी और सुरक्षित एक साफ सुथरी बाल संसद गठन की जाए ताकि इस प्रक्रिया को सभी बच्चे समझकर आगे बढ़ा सकें। जब इसका गठन किया जाए तो अगर आपके स्कूल में कोई बड़ी जगह जैसे बड़ा कोई हॉल हो, बड़ा रूम हो जहाँ सारे बच्चे आ सकें, तो सभी को बुला करके सभागार में आपको बिठाना है। बिठाने के बाद जो ग्रुप आपने बना लिए हैं उन ग्रुप के हिसाब से बच्चों के नाम बोल करके आप उन्हें बताइएगा कि भाई आप ग्रुप नंबर 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, 4 में हो या 5। तो आवाज शायद अब सब आ गई, अभी आई ये वापस म्यूट पे चला गया था। शायद आप लोगों का आवाज नहीं आ रही थी। मैं अपनी बात को वापस रिपीट कर देता हूँ जो बात निकल चुकी है। आप अपना थोड़ा सा मैसेज में लिख दें, आवाज आप सभी को आ रही है ना? आप चैट के अंदर लिखकर एक बार बता दें कि आपको आवाज जो है वो प्रॉपर तरीके से।
सर आप वॉल्यूम खोल के देखो सर आपका। ओके ओके यस यस आइए ओके यस आ रही है। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? फिर भी मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ। स्टार्ट में अगर मेरी कुछ बातें हैं जिन्होंने नहीं सुनी है, मैं वापस उसको बोल देता हूँ। मैं वापस वहाँ से बता रहा हूँ कि बच्चों का गठन किस तरह से करना है हमें बाल संसद के अंदर। तो कक्षा 3 से हमके बच्चे यहाँ इसमें लेने हैं। अगर प्राइमरी स्कूल है तो 3 से 5 तक के बच्चे, मिडिल स्कूल है तो 3 से 8वीं तक के बच्चे, और सीनियर सेकेंडरी है तो कक्षा 3 से लेकर के 12 तक के बच्चे। आप उनके रजिस्टर लेंगे क्लास के, और क्रमांक के अनुसार 5 ग्रुप जब आप बनाएंगे तो 5 ग्रुप के अंदर आप उनको डिवाइड करेंगे, और क्रम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, छठे नंबर का वापस क्रम नंबर 1 में चला जाएगा। तो इस तरह से सारे स्कूल के बच्चों को आप डिवाइडेड कर देंगे और उनको एक सभागार में बिठा करके बता देंगे कि भाई आपका कौन से ग्रुप में है। जैसा मैंने पूर्व में बताया कि नाम ग्रुप के आप अपनी चॉइस से महापुरुषों के नाम पर या फूलों, पहाड़ों, नदियों, किसी भी नाम से, गंगा, जमुना, सरस्वती, महाराणा प्रताप, शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई वगैरह, इस तरह से आप ग्रुप के नाम बना सकते हो। एक बात वापस रिपीट कर रहा हूँ कि जहाँ पर बच्चे ज़्यादा हैं, मतलब मोर देन 500 स्टूडेंट इन द स्कूल, तो वहाँ पर आपको हर मंत्री, जो हम बताने वाला हूँ मैं आपको कि कितने विभाग के मंत्री आप बनाएंगे, उसमें एक एक उपमंत्री भी बनाना है आपको। तो मैं आपको प्रोसीजर बताऊं कि कितने मंत्री हमें बनाना है। उसके पहले हमें एक प्रधानमंत्री का चयन करना है। सभी स्कूल को प्रधानमंत्री का चयन सभी विद्यार्थियों की वोटिंग से आप करें, और जहां सब बच्चों की सहमति हो तो आप उस सहमति से भी बना सकते हैं। यहाँ पर भी आप ध्यान रखें कि वही बच्चे अगर ज़्यादा हैं तो प्रधानमंत्री के साथ एक उप प्रधानमंत्री भी बनाना है। और यहाँ इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर प्रधानमंत्री कोई बॉय बन रहा है तो उप प्रधानमंत्री जो है किसी गर्ल्स को बनाया जाए तो अच्छा रहेगा, और गर्ल्स अगर प्रधानमंत्री बन रही है तो बॉय को प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो रेशो सही रहेगा। इस बात का ध्यान आप जब मंत्री के साथ उप मंत्री बनाएंगे तब भी आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो हम यहाँ पर जो, अगर पेन पेंसिल आप लेकर बैठे हुए हैं तो कृपया आप नोट कर लें कि वो कौन कौन से विभाग रहेंगे जो कि हम बाल संसद का जब स्वरूप अपना बनेगा तो प्रधानमंत्री के नीचे 6 तरह के मंत्री कौन कौन से होंगे। तो आई होप सो कि आप लिख रहे होंगे। 6 तरह के जो मंत्री होंगे उसमें पहला मंत्री होगा स्वच्छता एवं स्वास्थ्य मंत्री। आप नोट कर लीजिए इसको कि प्रधानमंत्री के नीचे जो 6 मंत्री है वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए स्वच्छता और स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर आपके साथ रहेंगे 1 नंबर पर। दूसरे नंबर पर आप जल एवं पर्यावरण मंत्री, दूसरे नंबर पर रहेंगे जल एवं पर्यावरण मंत्री। 2 मंत्री हमारे हो चुके हैं। तीसरे जो हमारे मंत्री होंगे वो होंगे सांस्कृतिक मंत्री। नोट कर लें आप, तीसरे मंत्री जो बनेंगे वो बनेंगे सांस्कृतिक मंत्री हमारे। सांस्कृतिक मंत्री के बाद नंबर 4 हो गया आपका प्रधानमंत्री सहित, और वैसे 3 शिक्षा मंत्री अगले आपके बनेंगे। शिक्षा मंत्री के बाद आप खेल मंत्री बनाएंगे, और खेल मंत्री के बाद आपके बागवानी मंत्री बनेंगे। इस तरह से ये 6 मंत्री प्रधानमंत्री के नीचे रहेंगे। अब आप इनके सामने सभी के आगे उप भी लिख सकते हैं, वो विद्यालय जहाँ पर कि स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं। मैं बार बार अब इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ पर अगर 500 से ज़्यादा बच्चे हैं तो वहाँ सभी 6 मंत्रियों के साथ एक एक उप मंत्री भी बनाया जाएगा। उप मंत्री का रेशो मैंने जैसे पहले कहा, 1 बॉयज़ 1 गर्ल्स। किधर भी, मेन में भी गर्ल्स रह सकती हैं और उप मंत्री में भी गर्ल्स रह सकती हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप किसको किस तरह से बना रहे हैं। ये मंत्री जो बना दिए जब जाएंगे, जब भी कोई मंत्री बनता है तो हर मंत्री के पास एक अपना एक पोर्टफोलियो होता है, उसका विभाग होता है, और विभाग किस तरह से काम करेगा अब हम आगे जो अपना काम बात करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि बाल संसद जो हम बना रहे हैं विद्यालय के अंदर, इनके जो कार्य होंगे वो
किस तरह से रहेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने सबसे पहले, मैं ये बताने से पहले आपको एक बार फिर 6 मंत्रियों के विभाग दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जिन लोगों ने नहीं लिखे हैं कृपया वो लिख लें। 6 मंत्री जो रहेंगे, पहले नंबर वापस स्वच्छता एवं स्वास्थ्य मंत्री रहेंगे, दूसरे पे जल व पर्यावरण मंत्री रहेंगे, सांस्कृतिक मंत्री रहेंगे, शिक्षा मंत्री रहेंगे, खेल मंत्री रहेंगे और बागवानी मंत्री रहेंगे। तो ये 6 मंत्री और सॉरी, कुछ तकनीकी कारणों की वजह से हम लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे। वापस हम लोग जुड़ते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 6 तरह के जो मंत्री हैं वो हम लोग अपने बाल संसद गठन के अंदर बनाएंगे। वापस एक बार स्पीड से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि 6 मंत्री वो कौन कौन से रहेंगे। मेन नेटवर्क की है प्रॉब्लम। तो हम लोग जो बात कर रहे थे कि स्वच्छता और स्वास्थ्य मंत्री जो है किस तरह से अपना कार्य करेंगे। असेंबली के अंदर भी आप बच्चों की नाखून को चेक कर सकते हैं, बालों को चेक कर सकते हैं, वो कपड़े अगर सही तरह से प्रॉपर ड्रेस गंदी है तो उसकी जानकारी उन्हें दें, शूज़ के बारे में बता सकते हैं। इन सब चीज़ों का जो है बच्चों को बताएं। दूसरा, उनको जानकारी दें कि खाने के समय पहले हाथ किस तरह से धोने हैं, बाद में हाथ किस तरह से धोने हैं और साबुन से ही हाथ धोने हैं, मिट्टी को लेकर के नहीं धोने हैं। स्कूल में इसकी व्यवस्था होनी चाहिए और स्वच्छता अनुदान की राशि से ये सब चीज़ें हमें वहाँ ला करके रखनी है। कक्षा 1 से 8 के बच्चों को प्रति सप्ताह मध्याह्न भोजन उपरांत आयरन की एक गोली। अब यहाँ पर जब स्वास्थ्य मंत्री है तो उसे ये भी ध्यान रखना है कि विद्यालय के अंदर जो 1 से 5 के बच्चों को गुलाबी गोली और 6 से 8 के बच्चों को नीला आयरन की जो गोली मिडिल स्कूल में और प्राइमरी स्कूल में दी जाती है, तो वो, और सीनियर सेकेंडरी में भी कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे और 6 से 8 तक के बच्चे, उनको ये गोलियां देनी है। तो गुलाबी गोली और नीला आयरन की गोली जो है। अब एक और काम आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी हमारी गर्ल्स होती है तो उनकी माहवारी के लिए स्वच्छता प्रबंधन हेतु एएनएम के माध्यम से अगर आप बुला के उनको जानकारी दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। स्कूल में कोई भी अगर मैडम इस तरह से पूरी जानकारी बच्चों को देना चाहें तो दे सकते हैं। और उनको जो पैड दिए जाते हैं तो पैड को किस तरह से उन्हें डिस्पोज करना है उसको बारे में जानकारी दें और उससे क्या फ़ायदा है। तो ये जो सारी बातें हैं ये गर्ल्स तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़ जो विद्यालय के अंदर होना चाहिए जिसको स्वच्छता और स्वास्थ्य मंत्री अपना ध्यान देंगे कि प्रत्येक विद्यालय के अंदर फर्स्ट एड जो किट होता है वो बहुत ज़रूरी है। बच्चे खेलते हैं, छोटी मोटी चोट लग जाती है, तो आपके पास अगर वो रहेंगे तो कृपया आपको ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। तो मैंने लगभग आपको 7, 8, 10 तरह की जो चीज़ें इसके अंदर बताई है कि स्वच्छता और जो स्वास्थ्य मंत्री होगा वो, उसका उपमंत्री और उसकी पूरी टीम किस तरह से विद्यालय के अंदर अपना कार्य को आगे बढ़ाएंगे। अब हम बात करते हैं जल और पर्यावरण मंत्री के बारे में कि जिस भी दल को ये जिम्मेदारी दी जाएगी तो वो काम क्या करेगा। तो इसके बारे में आप नोट कर सकते हैं कि पहली बात तो पानी के जो बर्तन जितने, जैसे कि थालियां हैं, गिलास है जिसमें बच्चों को दूध पिलाते हैं, थालियां जिसमें खाना खाते हैं, तो वो अच्छा हो कि एक बड़े टब के अंदर ला करके रख दी जाए ताकि उस पानी में से बच्चे निकाल के साफ उसको रख दें। और सप्ताह में 1 या 2 बार अगर स्कूल में बाई है या ऐसी सुविधा है तो उनसे जो आप जो सर्फ वगैरह या लिक्विड, आजकल बहुत सारी चीज़ें आती है, किसी से उसको आप साफ करवा सकते हैं। तो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो है रखें ताकि वो साफ़ सुथरी थाली जो है बच्चे तक गिलास और थाली पहुँच सके। पीने का पानी जीवन की एक बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद चीज़ है और जैसा हम कहते हैं कि दूषित पानी ना हो, स्वच्छ जल सबको मिले, अधिकार है उनका। तो पीने का पानी किसी भी प्रकार से दूषित ना हो, इस पर हमें विशेष निगरानी रखनी होती है।
हम सबको पता है कि विद्यालय में हम एक रजिस्टर बनाते हैं जिसके अंदर 3 तरह की चीज़ें होती है। पहला होता है भोजन वितरण, जिसके अंदर डेट होती है, मीनू उस दिन का क्या रहेगा, डे वाइज मीनू होता है, किस अध्यापक की ड्यूटी लगी है उसका नाम होता है, ताकि वो उसको पूरी तरह संचालित कर सके। दूसरा, शौचालय की सफाई कब कब हो रही है वो उसमें नोट की जाती, महीने में 2 बार जो होना जरूरी है। और पानी की टंकी की सफाई। तो हम जब यहाँ बात कर रहे हैं पानी की, तो पानी की जो टंकी है उसमें उसकी सफाई का विशेष ध्यान रखें। उसके पास ही अब वो पानी टंकी से चूँकि भर के शौचालय भी जा सकता है, भर करके पीने के काम में भी आ सकता है, तो हैंड वाश की जो भी चीज़ें हैं वो आप टंकी के पास रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोशिश ये करें कि डेली वहाँ सवेरे रख दी जाए और स्कूल जब बंद हो तो जाते समय उसे उठा करके रख दिया जाए। अगर आपके स्कूल में पानी की व्यवस्था हैंडपंप है, कई स्कूलों में जहाँ पे हैंडपंप है, तो हैंडपंप के वहाँ पे जब देखिए बच्चे जाएंगे थाली भी धोंगे, दूसरे काम भी होंगे, तो वहाँ की साफ स्वच्छता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जहाँ भी हैंडपंप है वहाँ उसका आसपास का जो एरिया है वहाँ पर पूर्ण रूप से सफाई रहे। तो हम ये ध्यान रखें कि बाद में या तो लास्ट में बाल्टी भर करके वहाँ पूरा डाल करके हम उसको नाली को प्रॉपर पानी को जो है पौधों की तरफ आप निकाल दें। जल स्रोत व संग्रहण, कई स्कूलों में अलग अलग तरह से भंडारण की टंकियां हैं, तो मेरा आपसे फिर अनुरोध है कि टाइम टाइम पर इनको ज़रूर साफ कराएं। कहीं अगर टाँके से पानी भरा हुआ भी अगर है तो वहाँ पर जो ब्लीचिंग पाउडर जो आता है पीएचडी डिपार्टमेंट से, आप कोशिश करें वहाँ से लाके उस ब्लीचिंग पाउडर को ज़रूर डालें। तो 2 विभाग के बारे में हम लोगों ने अभी तक आपसे बात की है। तीसरा विभाग सांस्कृतिक मंत्री के बारे में बात करेंगे। विद्यालय में हमारे हम जानते हैं कि साल भर में कई हमारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। विशेष कार्यक्रम 15 अगस्त 26 जनवरी के अलावा भी, चूँकि स्कूलों में अब एनुअल फंक्शन भी होता है, बहुत सारी जयंतियाँ मनाई जाती है, और कभी कभी कोई विशेष चीफ गेस्ट वगैरह जब आते हैं तो उन चीफ गेस्ट के स्वागत के लिए भी हम बहुत कुछ करते हैं। तो जो सांस्कृतिक मंत्री रहेंगे, ये स्कूल के अंदर जितने भी कार्यक्रम हैं, जैसे कि गीत हो रहा है, भाषण हो रहा है, प्रभात फेरी हो रही है वगैरह जो भी है, ये सारी जिम्मेदारी उस ग्रुप की, उस मंत्री की, उस उपमंत्री की रहेगी कि वो विद्यालय में उसको किस तरह से मैनेज करें। कई प्रतियोगिताएं हमें स्कूल में करानी होती है, तो प्रतियोगिताओं में चित्रकला भी होती है, गीत होता है, कविता का होता है, लेखन होता है, सारी चीज़ें होती है। ये सिर्फ ओरल नहीं होगा, ये थ्योरिकल भी होती है, और जो भी चीज़ होती है उसका रिकॉर्ड संधारण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर स्कूल की अपनी एक एक परंपरा है। कई विद्यालय जो भी प्रतियोगिता करा रहे हैं तुरंत उसका रिजल्ट निकालते हैं और तुरंत ही प्राइज डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते हैं। कई विद्यालय क्या करते हैं, सोचते 15 अगस्त और 26 जनवरी पे अच्छा प्रोग्राम करेंगे तो जितनी भी प्रतियोगिताएं हो रही है, जितने भी हम करा रहे हैं, एक रजिस्टर पे नोट कर लेते हैं कौन सा बच्चा फर्स्ट सेकंड आ रहा है, और इन बच्चों को हम सबके सामने 15 अगस्त और 26 जनवरी 2 ऐसे ओकेज़न हैं जहाँ पर कि हमारे पास हमारा जो एसएमसी एसडीएमसी के सदस्य, गांव के सारे अभिभावक इकट्ठे होते हैं। अगर बच्चों को पुरस्कार उनके बीच में दिया जाएगा तो वो बहुत ही अच्छा एक आपका प्रेजेंटेशन जाता है और गांव तक मैसेज जाता है कि विद्यालय के अंदर इतनी सारी चीज़ें हो रही है और बच्चों को किस तरह से प्रोत्साहित किया जा रहा है। वरना मैंने देखा है कि स्कूलों में ये हो जाता है, बच्चों को पकड़ा दिया जाता है, जो भी चीज़ आप देते हैं वो घर ले जाता है, पता भी नहीं चलता, गाँव में एक घर में पता चलता है बस जिस घर में वो गया है। जबकि हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि पूरे गांव को ये मैसेज जाए कि किस तरह से हम स्कूल के अंदर, सिर्फ प्राइवेट स्कूल में नहीं है, सरकारी स्कूल में तो और ज़्यादा होते हैं, तो जो भी ड्राइंग, गीत, संगीत, कहानी, लेखन जो भी आप करवा रहे हैं ये है। अब आता है विशेष दिन। विशेष कार्य दिवस में विद्यालय को हमें सजाना होता है। फिर बात आती है 15 अगस्त 26 जनवरी, हम गुब्बारे लगा सकते हैं, हम जो बांदरवाल जो है वो हम यहाँ पर विद्यालय को हम सजा के रखेंगे। देखिए कई विद्यालयों ने तो अपनी सेल्फी पॉइंट भी बना रखे हैं। कई विद्यालय बहुत सुंदर हैं जहाँ की साफ स्वच्छता देख करके हमारे अधिकारी भी वहाँ का वीडियो बनाते हैं और ग्रुपों पर डालते हैं कि देखिए यहाँ कितनी अच्छी तरह से व्यवस्था है। तो सभी अपने अपने अनुरूप अपने विद्यालय की साफ स्वच्छता का विशेष ध्यान रखेंगे। और सांस्कृतिक मंत्री जो है, विद्यालय में जो भी इस तरह के प्रोग्राम होंगे तो वो और उनका पूरा ग्रुप
इसके अंदर लग के काम करेगा। मंत्री का काम है कि वो टीम को किस तरह से इन कार्यों में अपने कार्यों को डिवाइड करवाए और उनसे काम करवाए, ये मंत्री और उप मंत्री का रहेगा। अब चूंकि हम शिक्षा से संबंधित हैं तो शिक्षा मंत्री तो बहुत ज़रूरी है हमारे यहाँ पर। तो शिक्षा मंत्री की सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है कि जितनी भी शैक्षिक सामग्री विद्यालय के अंदर आती है उसके अंदर जैसे चौक आ रहा है, डस्टर आ रही है, सफाई की चीज़ें आ रही है, पुस्तकें आ रही है, जो भी चीज़ें हैं, तो कम से कम शिक्षा मंत्री की जानकारी में ये होना चाहिए कि सभी क्लासरूम के अंदर बोर्ड जो हैं वो प्रॉपर सही हैं, साफ सुथरे हैं, डस्टबिन भी वहाँ है, के साथ बोर्ड के ऊपर कक्षा, साइड में डेट और विषय, ये 3 चीज़ हमेशा होनी चाहिए। और जैसा आप सबको पता है कि हमारे विभाग के आदेश हैं कि हर बोर्ड के पास में एक टाइम टेबल लगा हुआ होना चाहिए। तो ये टाइम टेबल आप, आशा है मेरे को कि सभी विद्यालय ने लगा रखे हैं। ये हमारा सेशन अभी नया चालू हुआ है, इस बार सेशन में परिवर्तन, तो आपने अगर नहीं लगाया हो तो आप लगाएं, क्योंकि जब भी कोई स्कूल चेक करने के लिए आता है तो वो इन जनरल चीज़ों को जरूर देखता है। इस टाइम टेबल के पास आपको एक और टाइम टेबल लगाना है। जब मैं अपना स्पीच एंड में जाऊंगा तो आपको बताऊंगा और स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा, और इसकी PDF हम आपको ग्रुप में भी डालेंगे कि आपको एक और टाइम टेबल वहाँ पे कौन सा लगाना है। तो मैं शिक्षा मंत्री की बात कर रहा था आपसे। शिक्षा मंत्री जो भी शैक्षिक सामग्री हमारी स्कूल में बच्चों को जिन जिन की चीज़ों की जरूरत है वो उसकी जानकारी में होना चाहिए। विद्यालय में पेपर भी है, ड्राइंग शीट है, चौक है, पेंसिल है, रबड़, कटर, स्केच जो उनके लिए चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है वो है। इसके अलावा स्वच्छता की अगर सामग्री भी अगर उनको दे दी जाती है तो वो भी संभाल के बच्चों को बारी बारी से भाई ध्यान रखें इस चीज़ों का, जिसमें जैसे कि हमारी लाइब्रेरी में आप ध्यान दें, बहुत सारी स्वच्छता से रिलेटेड और स्वास्थ्य से रिलेटेड नॉलेजेबल बहुत सारी किताबें हैं। तो ये शिक्षा विभाग जो हमारा है, शिक्षा मंत्री का है कि वो किताबें बच्चों को लाइब्रेरी में दें ताकि उससे उनको भी जानकारी बढ़ेगी आगे। महीने में एक बार बच्चों के बीच में अगर ये कक्षावार हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, किसी भी सामूहिक या स्वच्छता के विषय पर चर्चा जरूर कराएं। आप सबको पता है सैटरडे नो बैग डे। अभी भी एजुकेशन में क्या होता है, आप लोग बहुत सारी ट्रेनिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती है, कई वर्षों से मैं भी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, चीज़ चली जाती है, नई ट्रेनिंग आती है तो कई टीचर कहते हैं अच्छा वो तो बंद हो गई। तो मैं आपको जानकारी में देना चाहता हूँ, शिक्षा विभाग में अगर कोई ट्रेनिंग आपकी हुई है, कोई कार्यक्रम चल रहा है तो वो बंद कभी नहीं होता है, वो मर्ज कर दिया जाता है। जैसे CCEQ को CCE को SIQ के अंदर मर्ज कर दिया, फिर FLN आ गया, इस तरह से सारी। तो यहाँ पर भी जो हम है, जो नो बैग डे हमारा है, उस दिन अगर आप चाहें तो उसको एक नए रूप में आपने बच्चों को इकट्ठा किया और एक टॉपिक दे दिया कि भाई क्लास वाइज आप इस टॉपिक पे बोलिए। तो शिक्षा विभाग इसको, शिक्षा मंत्री अपनी टीम के साथ इसको मैनेज करेगा कि हम डिसाइड कर लें पहले से कि इस महीने में कौन कौन से दिन हम कोई से भी, और पुस्तकालय से आप किताब ले सकते हैं, बच्चों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए और उनसे कहिए कि हम इस दिन इस टॉपिक पर वाद विवाद करेंगे, लेखन करेंगे, प्रतियोगिता करेंगे, जो भी आप करना चाहें, और मोटिवेशनल जो भी विजेता रहे उसको कोई छोटा मोटा गिफ्ट देके आप मोटिवेट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगले मंत्री की तरफ मैं आता हूँ। ये मंत्री भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल सरकार जो है बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, तो खेल मंत्री बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। खेल मंत्री, उप खेल मंत्री और उनकी पूरी टीम। देखिए, जहां विद्यालय में अक्षय पात्र से खाना आ रहा है उसका मीनू सबको पता है, तो खेल मंत्री साथ में ये भी ध्यान रखें कि जो टिफिन जो है वो स्वच्छता के साथ सही जगह रखा जा रहा है। उनके स्वच्छता वाले तो ध्यान रखेंगे सही, लेकिन खेल मंत्री ओवरऑल जो है वो भी उस पर ध्यान रखे, क्योंकि बच्चे जैसे ही खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद वो किधर जाते हैं, खेल के सामान लेके, या वो ग्राउंड पे जाते हैं और वो खेल खेलते हैं। तो क्यों ना उन खेल के अंदर कोई ऐसे खेल भी सैटरडे को आप खिलाएं जहाँ पर कि स्वच्छता आधारित हो। वो जिन जिन विद्यालय से झालरापाटन डाइट के अंदर स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम SHWP की ट्रेनिंग में आए हैं, तो मुझे चूँकि ट्रेनिंग मैंने दी थी तो मिडिल स्कूल और सीनियर स्कूल से सभी आए हैं। हमने आपको उस ट्रेनिंग में बताया था
कि नए सत्र से तो जुलाई से हर मंगलवार आपको SHWP की एक्टिविटी का एक वीडियो ग्रुप में डालना रहेगा, जो कि RSCRT की मॉनिटरिंग में डाइट के थ्रू ये मॉनिटरिंग होगी। तो जो भी प्रभारी टीचर है वो खेल मंत्रालय के साथ जुड़ जाएं और वो अभी से ये प्रैक्टिस करें कि हम कोई ना कोई ऐसा टॉपिक डाल दें या जो है चीज़ जो है ये स्वच्छता आधारित हो, बच्चों को समझाएं। यूट्यूब पर अगर आप इसकी हेल्प के भी किस तरह से शुरुआत करें, ये यूट्यूब पे जाइए, बहुत सारी चीज़ें हैं और जो आपके विद्यालय में आपके बच्चे कर सकते हैं और आप करवा सकते हो वो जरूर करवाइए। तो ये देखिए, हम ट्रेडिंग में एक बात मैं बार बार आप सबसे कहता हूँ, एक माध्यम मुझे आज फिर मिला है, मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, हम अपने घर पे भी 6 दिन तक किसी प्रकार की कोई सामग्री का उपयोग नहीं कर सकते, चाहे कपड़े हो, चाहे खाने की चीज़ हो, चाहे अदर्स कोई भी चीज़ हो। तो जब हम 6 दिन तक एक चीज़ नहीं खा सकते, तो हमारे विद्यालय के बच्चे 6 दिन तक एक क्लासरूम के अंदर एक ही तरह से डर्रेदार पढ़ाई नहीं कर सकते। अब वो बच्चे नहीं रहे, बच्चों को रोजाना नया नया कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ चाहिए, तारा पढ़ाने का तरीका नया हो। तो हम ट्रेनिंगों में आपको ये बताते हैं सर, उसी में ये चीज़ भी शामिल है कि जब आप बच्चों कराएं तो जरूरी नहीं है कि उनकी कविता बार बार वही पुराने डर्रे वाली दो, नई कविताएं बहुत है, निकालिए आप, बताइए बच्चों को। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर कोई आप मोबाइल के थ्रू बच्चों को आप कोई पोएम और कोई इस बारे में जानकारी दे रहे हो, आप कोई अधिकारी आ जाए तो डरने की बात ही नहीं, उनको भी पता चले ना कि आप मीडिया का कितना अच्छा उपयोग कर रहे हैं, मिसयूज नहीं कर रहे हैं। वरना अक्सर धारणा ये है कि टीचर तो फोन पे मिसयूज करते हैं, तो ये भी क्लैरिटी होगी। तो बस आप अपनी जगह सही होना चाहिए। तो इसके अलावा खेल की सामग्री का विशेष ध्यान ये रखें कि सब बच्चों को खेलने का मौका मिले। वरना अक्सर क्या होता है कि बच्चे स्कूलों में दौड़ के आते हैं, सर वो उसने छीन ली, उसने नहीं। तो जो खेल मंत्री है वो अपनी पूरी टीम के साथ ये ध्यान रखेगा। देखिए, सरकार, हमें पता है लास्ट ईयर जरूर हमारे पास जो स्पोर्ट्स के पैसे थे वो नहीं आए, लेकिन उसके पहले लगभग 3 या 4 साल लगभग जो प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल सभी में 5,000, 10,000 का जो है स्पोर्ट्स फंड आपके वहाँ पर आया है और उन फंड से आप सभी लाए हैं। लास्ट में तो डायरेक्ट गवर्नमेंट ने हमको एक किट भेजा था। तो सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आपने जो टीम है आपकी, उनको जिम्मेदारी दें और उनको जिम्मेदारी में ये दे दें कि भाई रजिस्टर में आप नोट करेंगे कौन सा बच्चा क्या सामान लेकर के गया है। तो इससे क्या होगा कि बच्चे आपस में लड़ेंगे भी नहीं और खेलने का मौका सबको मिलेगा। तो आप इस चीज़ का खेल विभाग जो है ये पूरा ध्यान रखेगा। अब एक तरीका एक और है जो मैं खुद अपने स्कूल में इसको यूज करता हूँ। मैं प्रतिवर्ष हाफ ईयरली जब स्कूल में हो जाती है और 25 दिसंबर से हमारे स्कूलों में छुट्टी चालू होती है, तो लगभग कई सालों से 23 और 24 2 दिन हम पीओ को भी सूचित करते हैं कि हम 2 दिन हमारे यहाँ पर स्पोर्ट्स डे रहेगा। आप इस चीज़ को अगर आपके स्कूल में कराएंगे, आप देखिएगा बच्चों में कितना, मैं कई सालों से मेरे स्कूल में कराता हूँ। 25 दिसंबर से छुट्टी लगती है, सर ये पीछे की लाइट बंद कर दीजिए, बस 23 और 24 को हम पहले से डिक्लेयर कर देते हैं कि स्पोर्ट्स डे रहेगा और हम सारे ट्रेडिशनल खेल हम बोर्ड पे बच्चों को लिख देते हैं कि 23 तारीख को क्या क्या गेम होंगे, जैसे रस्सी कूद है, जलेबी दौड़ है, 3 टांग की वो है, नींबू दौड़ है। तो ये जितनी भी ट्रेडिशनल है, स्किपिंग है, कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट, म्यूजिकल चेयर, ये हम 2 दिन में डिवाइड करते हैं और ग्रुप बना देते हैं 3 तरह के, जिसमें क्लास फर्स्ट से लेकर के आपकी लास्ट क्लास तक के बच्चे उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और इतना मजा आता है। और बच्चों के अब रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। उसके बाद ही 26 जनवरी आती है। जब 26 जनवरी आती है तो हम बच्चों को पूरे गांव के सामने पुरस्कृत करते हैं बच्चों को। तो बच्चे इतने खुश होते हैं और इतने प्रसन्नचित होते हैं, गांव वालों को लगता है यार स्कूल में कितना अच्छा कार्य हो रहा है। तो मेरा ये विशेष आप लोगों को कि खेल मंत्री जो भी बने तो आप कृपया ये कार्य जरूर करें। अब अगला मंत्री भी, 6 मंत्री 6 बहुत महत्वपूर्ण है, बागवानी मंत्री आ रहे हैं और बागवानी मंत्री पे तो स्वाभाविक है अभी हमारी सरकार का जो जोर है वो इतना ज़्यादा चल रहा है कि आप तक सभी विद्यालय तक मुझे पता है कि आप तक सूचना आ चुकी है कि आप पौधे कहाँ लगवाओगे, गड्ढे किए नहीं किए, प्रारूप आ चुका है स्कूल के अंदर।
तो हमें बहुत जल्दी अपने प्रत्येक विद्यालय से ये देना है कि कहाँ कहाँ आप पौधे लगाएंगे, आपको टारगेट दिया जाएगा और हमको पौधों को बड़ा करना है, सुरक्षित रखना है। तो बागवानी मंत्री जो है उसका बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। बागवानी मंत्री सबसे पहले तो प्रांगण के अंदर जो है, जो भी अभी तक है उनको तो आपको मैनेज करना ही है। नए पौधों को कहाँ लगाना है, गड्ढे क्या कराना है, हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में कम से कम, अगर आप छोटे पौधे लगा रहे हैं फूल वाले, तब तो 2-3 फीट की दूरी चल जाएगी। लेकिन अगर आप बड़े पौधे लगाना, जैसे कि बड़ा नीम का लगा रहे हो, पीपल लगा रहे हो, बरगद लगा रहे हो, गुलमोहर लगा रहे हो, कुछ भी ऐसे लगा रहे हो, तो कम से कम 4 फीट से ज़्यादा की दूरी जरूर रखें आप, ताकि बड़े होने पर वो आपस में टकरा करके वहाँ पर ना हो। बागवानी में जितनी भी सामग्री काम आती है, तो इको यूथ क्लब के अंदर आपके प्रत्येक विद्यालय के अंदर टूल्स आए हुए हैं। उन टूल्स को आप जो है अपने देखें, उसमें छोटा सा फावड़ा, छोटी गेंती और भी टूल्स इस तरह के आए हुए हैं, गेंती फावड़ा वगैरह, तो उनकी सहायता से बच्चों को दें और उनको कहें कि किस तरह से क्यारी में काम में लेना है, या पौधों की संरक्षण जब वो करें तो उसके अंदर उसको काम में लेना है। अगर आपने कोई पौधे की सुरक्षा के लिए कोई जाली लगा रखी है या कांटों की झाड़ी लगा रखी है या कोई भी बाड़ा लगा रखा है, तो अगर वो टूट फूट है तो बच्चों को समझाएं कि इसको किस तरह से हमको रिपेयर करके इसको सही रखना है, ताकि जानवर जो है इसको क्षतिग्रस्त न करें। या नया पौधा ला रहे हैं तो हम उसे आसपास उसको सुरक्षित किस तरह से करने हैं हमें। अगर आपके विद्यालय में जगह कम है तो बागवानी करने का एक तरीका ये भी है कि आप गमलों के अंदर जो है तो छोटे गमलों में फूल लगाएं, और फूल लगा करके उन गमलों को किस तरह से आप अच्छे फूल जो बाजार में बड़े कम कीमत में मिल जाते हैं और लाइन से लगाइए, कोई भी एंट्रेंस पे लगाइए। कोई भी आता है, देखिए कोई भी अधिकारी विद्यालय आता है, एंट्रेंस पे उसको अगर आपका विद्यालय साफ सुथरा और अच्छा नजर आ गया तो ये स्वाभाविक है कि उसको बड़ा अच्छा लगेगा, तो वो उसकी एक इमेज हो जाती है कि यार स्कूल अच्छा है, यहाँ के विद्यार्थी, यहाँ के टीचर और विद्यार्थी काम करते हैं अच्छा। तो आप ये कोशिश कीजिए कि आपका विद्यालय स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, और ये सब चीज़ें वहाँ पर हो। जहाँ भी विद्यालय के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं हो जहाँ पर कि पानी का भराव होता हो, इसका हमें ध्यान रखना है कि जल का भराव नहीं हो। जल का भराव होगा तो बीमारियाँ फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बच्चे फिर क्या होते हैं, छोटे बच्चे उन गड्ढों में जाकर के कूदते हैं, गंदगी बढ़ाएंगे। तो हमें ये ध्यान रखना, अगर ऐसा कोई छोटा मोटा गड्ढा हो तो उसमें मिट्टी डाल के या रेत वेत डाल के उसको आप फिलअप कर दें। हैंडपम्प या हाथ धोने के बेकार पानी का हमेशा यूज करना चाहिए। मैंने मेरे स्कूल के अंदर जितने भी पानी के हमारे पॉइंट है, वह नालियाँ सीधा हमने क्यारियों में दे रखी है पानी। तो उससे आपको एक फ़ायदा ही हो जाएगा, क्यारी में ज़बरदस्ती आपको और ज़्यादा पानी नहीं पिलाना पड़ेगा। जो पानी दिन भर के बच्चे जो पानी पीते हैं, तो जो भी पानी का जो स्रोत है हमारा, चाहे वो हैंडपम्प के थ्रू हो, चाहे आपका वो दूसरे टैप नल के थ्रू हो, तो वहाँ पर जो है ये चीज़ें आपकी है। अब हम लोगों ने जो विभाग थे इनके कार्य के बारे में, मतलब कि किस तरह से ये लोग अपना काम करेंगे, लेकिन इनकी जो जिम्मेदारियां हैं उस पर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे कि जब समिति बन जाती है, गठन हो गया है, और इन सब के ऊपर, जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की ड्यूटी ये होती है कि सभी मंत्रियों को बुला करके 15 दिन में या 30 दिन में यू हैव टू डिसाइड इन द स्कूल कि पिछले कार्यों की चर्चा पे बात की जाए और अगले कार्य क्या किए जाएंगे उस पर भी चर्चा की जाए। तो एक समीक्षा बैठक जिसको हम बोलते हैं, ये प्रधानमंत्री विद्यालय का जिसको बनाया है और उप प्रधानमंत्री दोनों मिलकर के मंत्रियों को बुलाएंगे, उप मंत्री को बुलाएंगे। इसके अंदर बाकी टीम को बुलाने की जरूरत नहीं है, वो अपने जो रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं, जो भी चीज़ है उसको लेकर के आएंगे। और आप चाहें तो इसे महीने में एक बार कर लें, अगर आपको लगता है कि यार महीने में जल्दी है तो 2 महीने में कर लीजिए, लेकिन ये आपको करना है और रिकॉर्ड संधारण रखना है रजिस्टर के अंदर कि आज ये मीटिंग हुई है और हमारे विभाग की तरफ से ये बातें बताई गई है और अगला हमारा जो प्लान है वो इस तरह से हमने बताया है और इस पर संतुष्टि जाहिर की गई है। कुछ कार्यों में सुधार की आवश्यकता है तो वो हम लोग इस तरह से करेंगे। तो ये आपका एक कहते हैं ना पार्टी योजना जैसे बनाते हैं अपन, तो ठीक तरफ से आगे की योजना आपकी बन जाएगी। जब कोई भी मंत्रिमंडल बनाया जाता है तो उसको जो है
दायित्व दिए जाते हैं, फिर उसका कार्य और उसके दायित्व क्या रहेंगे, वो सीट पे किस जिम्मेदारी के साथ बैठेगा और उसे क्या काम करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं शिक्षा मंत्री से इसको स्टार्ट करना चाहूँगा। शिक्षा मंत्री जो होता है उसकी ड्यूटी ये होती है कि वो एक बाल पंजिका जो है वो तैयार करवा रहे, और शिक्षा समिति जो है हमारी उसको भी सूचना दे कि हमने एक इस तरह का रजिस्टर बना रखा है। मैं भी शायद मार्केट में ऐसी कोई अगर आती हो तो मैं आपको स्क्रीन पे एक चित्र बताना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई अगर आपको मिल जाए तो एक इस तरह की जो बाल संसद गठन एवं कार्यवाही पंजिका, ये अगर बाजार में अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो आप कोई रजिस्टर लेकर के और उसके ऊपर ये वाला पेज जो हम आपको पीडीएफ ये आपको जब हम डालेंगे ग्रुप के अंदर तो आप इसको जरूर जो है वो ये कागज ऊपर लगा लें, ताकि ये रहेगा कि ये किस तरह से हमारा रजिस्टर है और ये 6 विभाग, 6 रजिस्टर और उसके ऊपर लगा दिया जाएगा। इसके अलावा अनामांकित बच्चे, अब शिक्षा मंत्री के बारे में बता रहा हूँ मैं, तो बच्चे से बच्चों का जो है ना टचअप वो सबसे ज़्यादा रहता है। बच्चों को जानकारी रहती है कि आज ये बच्चा 5 दिन से स्कूल नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, वो बताएंगे नहीं, लेकिन उनको पता है कि गांव के अंदर क्या है, क्यों है, किस लिए, क्यों नहीं आ रहा। तो वो टीम आपकी सबसे ज़्यादा काम करेगी कि जो अनामांकित या जो लगातार बच्चे नहीं आते हैं उनको विद्यालय से जोड़ने जब आप प्रयास करते हैं तो आप बच्चों को इसमें अगर आप अपना भागीदार बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ये कार्य जल्दी होगा। दूसरा, आपको असलियत भी पता चलेगी कि वो बच्चा क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आप तक जो मैसेज आते हैं कई बार वो आधे अधूरे आते हैं। कई बार हम फ़ोन कर लेते हैं पेरेंट्स को, हम भी करते हैं, नहीं आ रहा, फ़ोन लगाया, ORF चालू हो गया, भाई बच्चे को भेजो, तो सर बच्चा तो स्कूल गया, मैं तो खेत पर हूँ, तो भाई बच्चा तो स्कूल नहीं आया, तो मैं फ़ोन करता हूँ सर, अरे साहब वो तो रास्ते में कहीं रुक गया। और जैसा ORF में तो सबका कराना जरूरी है, तो ये चीज़ है कि हमें पता होना चाहिए। शिक्षा मंत्री जाकर के सभी कक्ष को देखें कि जो कक्ष उसका है वो आकर्षक है या नहीं है, तो सुझाव दे अपने वो बीच बीच में और प्रेरित करें कि कक्ष को किस तरह से और अच्छा बनाया जा सकता है। दूसरा, ये कोशिश करें कि छोटे बच्चे या दूसरे बच्चे गांव में घर पे जाकर के, जो एक होमवर्क सिस्टम है हमारा, डायरी भी है, सब है, तो उनको प्रेरित कैसे करें। तो जो भी समझदार बच्चे इस टाइप के होते हैं उनको कहो कि भाई घर पे जाके बोले कि होमवर्क मिला हुआ है, थोड़ा सा घर पे भी बच्चा पढ़े। अगर हमारे बच्चे घर पे भी पढ़ना लग जाए तो जो आपने पढ़ाया अगर वही जाके रिपीट कर लेते हैं, वो रिवीजन जिसको हम बोलते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि ये जो छोटी मोटी समस्याएं जो चल रही है वो शायद खत्म हो सकती है। बस ये है कि गांव के पेरेंट्स को जागरूक करना आपकी टीम के ऊपर रहेगा। तो बच्चों को जागरूक करें तो वो आगे तक जागरूक करेंगे। दूसरा, ये जो टीम है इसको स्कूल के जितने भी विद्यार्थी हैं उनसे अनुरोध है कि वो उस टीम को सहयोग करें, सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, सभी विद्यालय में सूचना पट्ट होता है और सूचना पट्ट ये होता है कि हम उसके ऊपर कोई ना कोई चीज़ लिखें। तो आशा है कि आपके विद्यालय में जो भी सूचना पट्ट होगा वहाँ पर आप भी अपने विचार जरूर लिखते होंगे। संस्था प्रधान भी इस कार्य को कर सकता है, शिक्षा मंत्री जिसको बनाया वो विद्यार्थी भी इस कार्य को कर सकता है। एक चीज़ जो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, तो बीच में भी बता रहा हूँ कि जितने भी मंत्री बनेंगे सब मंत्री के ऊपर एक एक टीचर इंचार्ज रहेगा, सहायक इंचार्ज बनाया जाएगा। किसी विद्यालय में अगर टीचर कम है, विभाग है 6, टीचर है 3, तो एक टीचर के अंडर में 2 विभाग उसमें मॉनिटरिंग के लिए, और कम है तो 3 भी हो सकते हैं। तो इस तरह से इसको बांटा भी जाएगा। जहाँ पर उप शिक्षा मंत्री रहेंगे, उप मंत्री का भी मैं साथ में बात करूँगा, तो उनका काम ये है कि शिक्षा मंत्री जितने भी कार्य करेंगे उसको उप शिक्षा मंत्री उनको एक तो हेल्प करेगा हर सभी कार्य में। इसके अलावा अगर आपको ध्यान हो, आप में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, अगर आपको ध्यान आ जाए
हमारे ज़िले में पहले गर्ल्स एजुकेशन पर एजुकेट गर्ल वर्क करता था। सभी विद्यालयों में जाकर के वो गर्ल्स को जोड़ने के लिए एजुकेट गर्ल अपना एक चार्ट लगाता था। उस चार्ट पे वो हरा, पीला और लाल स्टार लगा के जाते थे वो। तो हम भी बना सकते हैं कि बच्चों की जो मासिक उपस्थिति है, कौन रेगुलर आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, हर क्लास में एक चार्ट बनाया जा सकता है और वहाँ पे निशान लगाया जा सकता है। उपस्थिति कहाँ से लें, तो मंथली उपस्थिति पोर्टल पर होती है, क्लास टीचर को पता है, तो ये काम किया जा सकता है। हमको ये है कि विद्यालय सर्वे जब हम करते हैं तो संपूर्ण बच्चों का जो उम्र के हिसाब से हमारे को है, कक्षा 3 उम्र 3 साल, जहाँ पर कि नर्सरी अगर आपके यहाँ है, आंगनबाड़ी है, तो 3 साल से बच्चों का एडमिशन हो रहा है, तो वो बच्चे शिक्षा से वंचित ना रहें और बच्चों से भी जानकारी लें और उनकी भागीदारी बढ़ाएं और नामांकन जो है विद्यालय में निश्चित करें। अगर प्राइवेट जा रहे हैं बच्चे तो कोशिश करें सरकारी योजनाएं पूरी बताई जाए, घर जाके उनको थोड़ा सा बताया जाए कि देखिए आप कितना पैसा बचा भी सकते हैं और आजकल सारी सुविधाएं प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल में भी हैं। घर के कार्यों में भी उनको कहें कि सहभागिता करें और बालक बालिकाओं को समान रूप से ये आप जिम्मेदारी दें। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखें कि बॉयज़ और गर्ल्स को हमें दोनों को बराबर भागीदारी करवानी है। तो उपमंत्री भी मंत्री के साथ काम करेंगे। ऐसे ही स्वच्छता और स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो भी, जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखेंगे, शौचालय का ध्यान रखेंगे, पानी वगैरह। अब इसमें अगर आप चाहें, पानी की आपके यहाँ उपलब्धता है, तो महीने में एक बार आप क्लासरूम भी सफाई करवा सकते हैं, कि सफाई के नाम में मतलब धुलाई करवा सकते हैं। जो भी नीचे की चीज़ें बाहर निकालिए और ऐसे कार्यों को बच्चे जो है ना बहुत इंटरेस्ट से करते हैं, आप करवाइए कभी, बच्चों को बड़ा मजा आता है। सैटरडे डे इसके लिए कर लीजिए आप लोग, धुलाई कराइए, वाइपर अगर आपके यहाँ हो तो बहुत बढ़िया, जल्दी से सफाई हो जाएगी। और भी अगर आपके यहाँ सफाई करने वाले हैं तो साफ सफाई कमरे की, बरामदे की, इनमें पूरी आपकी साफ सफाई रहे, कूड़ेदान आपका व्यवस्थित रहे। साथ ही असेंबली में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आप रैंडमली ऐसे फिक्स न करें कि आज सोमवार है नाखून चेक करेंगे। ये चेक करने का तरीका होता है रैंडमली, अचानक कीजिए आप, तो बच्चों को नहीं रहता। कभी भी स्कूल में क्या है, चेक हो सकते हैं, नाखून चेक कर लिए, देखिए गंदे, तुरंत नेल कटर मंगा के वहीं पे ही आप कटवा सकते हैं। जो बच्चे बालों को स्कूल में किस तरह से आना चाहिए, फैशनेबल आ रहे हैं या बहुत बड़े बड़े बाल हैं, तो थोड़ा सा उन पर भी ध्यान दें। कपड़े गंदे हैं तो समझाएं कि थोड़ा साफ सुथरा पहन करके आ जाएं, है ना। घर में अगर तेल वगैरह की, तो हम जानते हैं स्कूल में कांच भी होता है, कंघा होता है और तेल, तीनों चीज़ें रखने का सरकार की तरफ से हमें अधिकार है, तो उस पर भी हम अपना कर सकते हैं। मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो मेडिकल किट है आपके यहाँ पर होगा, बल्कि कई स्कूलों ने तो मैंने देखा है कि सुई धागा भी स्कूल में रखा हुआ मिलता है। अगर किसी बच्चे का बटन टूटा हुआ है और किसी मैडम को लगता है कि यार ये बटन मैं लगा सकती हूँ इस बच्चे के, ये माँ को टाइम नहीं है, तो आप उसके लिए उस टाइम माँ बन करके और आप ये कार्य कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से हमारे जल कृषि वाले जो है वो भी वापस, मैं आपको बता रहा हूँ कि बागवानी का फिर वापस अभी बड़ा जुलाई में इसमें बड़ा प्रेशर रहेगा, अभी चालू हो चुका है, तो आप अभी से ही तैयारी कर लें। मिट्टी की तैयारी करने के, हमें मिट्टी इसमें कौन सी डालनी है, पौधे कौन से लाने हैं, कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, गड्ढे कितने करने हैं, जिसकी सूचनाएं आपसे मांग रही है, तो ये भी सारी चीज़ आप रखें। पुस्तकालय वाले जो मंत्री हैं, पुस्तकालय हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। हर विद्यालय में उसकी जो भी स्पेस उसके पास है, तो वहाँ पर उसने वो मैनेज किया हुआ है। जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, वहाँ तो काफ़ी मात्रा में अच्छे रूम जिनके पास है, उन्होंने बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। एक लाइब्रेरी मैंने भी बहुत सुंदर लाइब्रेरी देखी थी, मेरा कार्यशाला के अंदर झुमकी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मेरे को ट्रेनिंग देने का मौका मिला, तो वहाँ की जब मैंने लाइब्रेरी देखी तो मेरे को एक बार तो मेरी आंखों में विश्वास नहीं हुआ कि क्या गवर्नमेंट स्कूल में भी इतनी सुंदर, इतनी व्यवस्थित क्या कोई लाइब्रेरी हो सकती है क्या, अनबिलीवेबल। तब हमारे एडीओ पवन जी पाटीदार वहाँ पर एज ए पीओ थे, तो
FLN की वर्कशॉप में मैंने वो देखी, तो जानकारी ली तो पता चला कि एक रिटायर्ड जो फौजी हैं जो टीचर के रूप में अभी वहाँ लाइब्रेरियन है, और उन्होंने वो मैनेज कर किया हुआ है। तो कभी मैडम आपका भी जाना हो तो जरूर झुमकी की लाइब्रेरी जरूर, आपने देख रखा है, बहुत अच्छी। और उन्होंने कलर, मतलब उसमें कलर भी वो ब्लू कलर पे पूरा एक थीम दे रखी है। तो ऐसे हम हमारे स्कूल में कर सकते हैं, आपकी जो स्पेस है, जो आपका सुविधा उसके अनुसार, वरना आप कॉर्नर तो बना ही सकते हैं, तार बांध दीजिए, कॉर्नर सारी किताबें उसी तरफ रहे, बच्चे को पता रहे कि यहीं से लेनी यहीं देना है। तो विद्यालय के अंदर जो किताबें पढ़ने की आदत, देखिए ORF जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है अभी, ओरियन फ्लुएंसी का, उसमें सबसे बड़ा रोल पुस्तकालय का है। स्कूल की किताबों से बच्चे परेशान हो गए, तो आप ऐसा कीजिए, उनको वो पुस्तकालय किताब दीजिए, जब डिफरेंट किताब उनको मिलती है तो उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। और अभी लाइब्रेरी किताबों में मैंने खुद ने देखा है कि काफ़ी कॉमिक्स जो हैं वो लाइब्रेरी की बुक्स में आ चुकी हैं। उसमें रामायण महाभारत के अलावा जर्नल भी, मतलब चाचा चौधरी, अभी मैंने लाइब्रेरी की बुक्स में देखा है, मैंने खुद ने भी उनको पढ़ी है। तो स्वच्छता अभियान से लेकर महावारी से लेकर के सारी चीज़ों को, जो चाचा चौधरी की कॉमिक्स आती है, वो कॉमिक्सें लाइब्रेरी में आपके आ चुकी है। कृपया आप आपकी लाइब्रेरी में जरूर, लाइब्रेरी जो आपके पास इंचार्ज से मांगिए कि हम उनको किस तरह से उपयोग कर सकते हैं और बच्चों को दे सकते हैं। साथ ही जो अगर आपके विद्यालय में अखबार अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है, बजट का एक अभाव हो जाता है कभी कभी, तो अगर आपके घर पे अखबार आता है और आपने अगर उसे पढ़ लिया है तो आप उसको लेकर के स्कूल आ जाइए। और असेंबली के अंदर ये चीज़ बहुत अच्छा होता है कि किसी भी बच्चे को आप बुला करके, भाई मैन हेडिंग न्यूज़ क्या है, ये आप असेंबली में आप पढ़वाइए। शुरू में थोड़ा हेजिटेट होते हैं बच्चे, आप कोशिश कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बच्चों को बड़ा मजा आता है न्यूज़ पढ़ने में। और न्यूज़ की बस हेडलाइन पढ़वानी है, और जो शिक्षा से संबंधित कोई ऐसी न्यूज़ हो तो आप लगता है तो पढ़ानी है तो पूरी पढ़वाइए। तो एक तो देश में क्या चल रहा है, राज्य में क्या चल रहा है, जिले में क्या चल रहा है, और हमारे क्षेत्र में क्या चल रहा है, सारी जानकारियाँ प्राप्त हो जाती है। ठीक वैसे जैसे कि कई स्कूल में असेंबली के अंदर हम लोग भी प्रधानमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है, ये नाम बताते हैं, कलेक्टर कौन है, और फिर बच्चों से कुछ गैप के बाद फिर पूछते हैं बताओ कौन है, तो वो बता देते हैं, कई को याद नहीं रहता, कई बता देते हैं, तो वो इस तरह से चलता है। लेकिन उसके साथ अक्सर ट्रेनिंग में मैंने बताया है कि लोग अपने इतिहास की बातें करते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि जिस जगह हम हैं, सबसे पहले तो उसके आसपास का इतिहास पता होना चाहिए बच्चों को, कि आपके जो झालावाड़ जिले में, तो झालावाड़ जिला क्या है, झालावाड़ जिले में क्या क्या चीज़ देखने की है, और झालावाड़ जिले में भी आप जहाँ हैं आपका स्कूल, उसके आसपास क्या है, वहाँ से शुरुआत करते हुए बढ़ते हुए आप जिले तक जाइए, फिर राज्य तक जाइए, फिर आप नेशनल लेवल और इंटरनेशनल पे आगे बढ़ते जाइए। तो कोशिश कीजिए कि हम बच्चों को पुस्तकालय के थ्रू, अब पुस्तकालय में दो चीज़ और यहाँ पर है, एक तो है ABL किट और एक है साइंस किट, जो भी पुस्तकालय के का ही एक भाग माना गया है कि उसकी जानकारी प्रॉपर बच्चों तक पहुंचे। आप सबको पता है कक्षा 1-2 का ABL का किट अलग होता है, कक्षा 3 से 5 का ABL का किट इस तरह से होता है। मैंने उसकी सामग्री देखी है, अगर टीचर चाहे तो वो जो 3 से 5 का ABL किट है, जिसमें 3 भाषाओं का होता है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स का, उनकी सामग्री को आप 3 डिब्बों में अलग कर लीजिए, आप 8वीं कक्षा तक उसको काम में ले सकते हैं, इतनी अच्छी सामग्री है। 8वीं कक्षा तक ABL किट को काम में लिया जा सकता है, और ये नियम है कि हर 2 साल में ABL किट आपके स्कूल में फिर आएगा, तो आप उसका पूरा यूज कीजिए। कई स्कूलों में तो अभी भी वो खराब ना हो जाए, खराब ना हो जाए, जी वो खराब होने के लिए ही है, बच्चों के बीच में जाएंगे तो होगा, होने दीजिए, लेकिन वो बच्चे उसको यूज करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। तो आपसे अनुरोध है कि आप विज्ञान किट और ABL किट को सजा के ना रखें, बच्चों की तक पहुँचाएं। ठीक वैसे ही एक बार फिर वापस मैं खेल मंत्री और सांस्कृतिक के लिए एक बार छोटी सी बात और करूँगा, उसके बाद मैं अपने समापन की तरफ चलूँगा। जैसा कि बताया कि जितनी भी प्रतियोगिताएं, जितनी भी रैलियां हैं, सारे हैं, और कई कार्यों के लिए मैंने बताया नो बैग डे के नाम पर आप सैटरडे को यूज कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम वह करवा सकते हैं। चेतना सत्र का संचालन आप करते हैं, रजिस्टर का संधारण जरूर कीजिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, प्रभात फेरी है, नामांकन रैली है, स्वच्छता रैली है, सफाई रैली, बहुत सारी हमें करनी होती है, तो ये सब आपको मिलकर के करना है, बच्चों के साथ करना है। तो कहने का मतलब ये है कि बाल संसद का गठन जो हम विद्यालय में कर रहे हैं, उनको हमने विभागों में बांटा। पहले तो बच्चों को हमने
ग्रुप के अंदर बांटा, ग्रुप को हमने नाम दिया और उन ग्रुप के ऊपर जो मंत्री बनाए, जैसे खेल मंत्री, पर्यावरण मंत्री, स्वच्छता मंत्री, सारे मंत्री। बच्चे ज़्यादा हैं तो उप मंत्री भी बना दिए, नहीं है तो कोई नहीं। फिर साथ ही 6 इन सेक्शंस का एक एक टीचर प्रभारी भी बनेगा। लेकिन जैसे कि मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल में अगर टीचर कम है तो एक टीचर को 2 विभाग दिए जा सकते हैं। एक टीचर को, जैसे प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे तो सिर्फ 2 ही टीचर होते हैं ज़्यादातर, तो एक टीचर के हिस्से में 3 विभाग आएंगे, तो वो मॉनिटरिंग के लिए। ठीक है, तो आशा है आप सभी को ये चीज़ इस तरह से बाल संसद गठन जो है हमारा किस तरह से होगा। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं लास्ट में आपको एक चीज़ बताऊंगा कि ब्लैक बोर्ड के पास में एक टाइम टेबल तो आपने लगा रखा है कि क्लास में बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए। एक टाइम टेबल और मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसकी PDF हम आपको जो है ग्रुप में डालेंगे, और ये मैं स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको कि ये इस तरह से है कि इसमें भी सोमवार से लेकर के शनिवार तक के कार्यों का जो है वो दिया गया है कि किस तरह से बच्चों को जो है डिपार्टमेंट अपना कार्य करेगा। यहाँ पर ये जो कार्य वाला सेशन है, इधर वाला जो कार्य वाला जो हिस्सा है, ये यहाँ पर कार्य हैं, तो मैं आपको 6 कार्य प्रतिदिन के, जो कि मंडे टू सैटरडे होने हैं, 6 कार्य 6 विभाग के, एक बार बोल करके आपको बता रहा हूँ कि ये आपको किस तरह से मैनेज करना है। पहले दिन का पूरा बताता हूँ मैं आपको ताकि आपको समझ में आ सके, आप डायरी में इसको नोट कर सकते हैं। जैसे कि मंडे को स्कूल खुलता है तो पहला कार्य है कि प्रातः शौचालय का ताला खोलना और पानी डालना तथा शाम को शौचालय के ताला लगाना। अभी आपको पता है मैक्सिमम स्कूल्स के अंदर शौचालय को रिपेयरिंग हुई है। कई स्कूलों में शौचालय को गलत लोगों के द्वारा थोड़ा डैमेज भी किया गया है, लेकिन जहाँ ताला लगा है वहाँ पर वो अभी भी सुरक्षित है। हमने भी बाथरूम बनते ही 4 ताले लाके सबसे पहले लगाए, और एक बच्चा जो है हमारा बड़ा होशियार है, उसकी ड्यूटी भी है, कुछ व्यक्ति उसमें सपोर्ट कर रहे हैं और हमारा शौचालय सुरक्षित है अभी, जबकि पास के हमारे विद्यालयों के डैमेज हुआ, इसकी वजह से हमने भी किए। अब सोमवार के दिन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री की जो टीम रहेगी वो ये कार्य करेगी। कौन सा कार्य करेगी कि शौचालय का ताला खोलेगी, पानी डालेगी और लास्ट में शौचालय के वापस ताला लगाएगी। कौन सा डिपार्टमेंट करेगा? यहाँ पर करेगा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री वाला विभाग इसको। अब दूसरा काम है कि पेयजल व्यवस्था को देखते हुए हैंडपंप के आसपास जहाँ भी पेयजल व्यवस्था है, चाहे वो हैंडपंप से हो चाहे टैप से हो, वहाँ पर साफ सफाई और साबुन वगैरह आपको रखना है। तो ये जो काम है ये जल मंत्री और पर्यावरण मंत्री जो बनेंगे वो टीम इस पे ध्यान देगी कि भाई जहाँ पानी वानी का काम है वह स्वच्छता है या नहीं है। तीसरा कार्य है प्रार्थना सत्र में व्यक्तिगत स्वच्छता का निरीक्षण। तो व्यक्तिगत स्वच्छता का जो निरीक्षण है वो जब क्यू बनती है वहीं से प्रारंभ हो जाता है। स्कूल के अंदर क्या मॉनिटर बना के रखते हैं, स्कूल में हेड बना के रखते हैं, तो ऐसे बच्चों को भी साथ ले लीजिए या जो आपकी टीम है उनमें से बना दीजिए, वो बच्चों को देखें। और एक मैं तो ये कहूँ कि अगर जैसे जिस दिन आपको रैंडमली ये करना है तो अगर आपकी निगाह में आ जाते हैं तो हम तो क्या करते हैं उन बच्चों को निकाल कर एक लाइन अलग से बना देते हैं। तो उससे क्या होता है कि कंपैरिजन यूँ हो जाता है कि देखो ये बच्चे सब साफ स्वच्छ आए हैं तो तुम भी आ सकते हो, कोई नई बात नहीं है। तो अभी चलो एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं कि नल है, चलो सब मुंह धो के आओ, ये तेल रखा, तेल लगा लो और कंघी कर लो, कांच स्कूल में होता है। अब कैसे लग रहे हो आप? पहले से बेटर लग रहे हो। और वैसे आजकल जो नए मीडिया जनरेशन के बच्चे आ रहे हैं वो थोड़ा अपने आप में वैसे जागरूक हैं, फिर भी हमें थोड़ा सा ये करना चाहिए। चौथा कार्य है ये प्रार्थना सत्र की जो है ये जो बागवानी मंत्री है उनकी टीम करेगी। और मिड डे मील से पूर्व बच्चों को पंक्ति में खड़ा करके साबुन से हाथ धुलवाना और मंत्रोच्चारण के पश्चात भोजन करवाना और बाद में भी हाथ धुलवाना, थाली धुलवाना, सारे काम ये जो है शिक्षा मंत्री की जो टीम है ये इसको मॉनिटरिंग करेगी। अगला जो कार्य है कक्षा कक्ष विद्यालय प्रांगण की सफाई व कचरे का निस्तारण, तो ये सांस्कृतिक मंत्री की टीम करेगी। और बेकार पानी की व्यवस्था वो बागवानी, मतलब पानी प्रॉपर पौधों की तरफ जाए, इधर उधर गड्ढे में नहीं जाए, तो ये खेल मंत्री की टीम करेगी। कहने का मतलब है एक टाइम टेबल कि मंडे के दिन ये 6 जो काम है 6 मंत्रियों की टीम अलग अलग बांट दी गई है
ठीक इसी तरह से मंडे से लेकर के सैटरडे तक ये पूरा कार्य किया जाएगा। तो ये पूरी एक जनरल जानकारी जो बाल संसद गठन क्यों जरूरी है, जैसा कि स्टार्ट में प्रधानाचार्य महोदया श्रीमती रजनीगंधा सोनी ने आपको बताया कि किस तरह से बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उसका कौशल डेवलप हो, संप्रेषण बात करने का तरीका पता हो, देश के अंदर प्रधानमंत्री चुना जाता है तो वो किस तरह से चुना जाता है, हमारी कार्य प्रणाली संसदीय क्या है, प्रजातांत्रिक प्रणाली क्या है, इसके बारे में आपको बताया। अब मैं WE प्रभाग की प्रभारी हमारी श्रीमती मोना शुक्ला मैडम को बुलाना चाहता हूं, ताकि वो आपको कंक्लूजन के रूप में ये बताएं कि ये जो आज की ट्रेनिंग आपकी हुई है इसमें और क्या चीज़ें आपके लिए डायरेक्शन है, क्योंकि प्रभारी हैं तो ये कुछ आपको जानकारी देंगी। स्वागत है मैडम आपका। आप सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इतने धैर्य से लगभग 1 घंटे से अधिक समय इस प्रशिक्षण को प्राप्त किया। हमारे KRP महोदय जितेंद्र जी दादी जिनसे आप डाइट में हमेशा ऑफलाइन रूप से प्रशिक्षण प्राप्त करते थे, आज उन्होंने आपको वर्चुअल माध्यम से भी इतना अच्छा और इतना सारगर्भित प्रशिक्षण दिया। अब आप बहुत भली भांति प्रकार से बाल संसद गठन कार्यप्रणाली को समझ सके हैं और अपने विद्यालय में इसको बहुत अच्छे प्रकार से इसकी कार्यप्रणाली और समस्त मंत्रियों को आप अपने विद्यालय में उनकी कार्यप्रणाली को लागू कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो देश है संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक प्रणाली के रूप में जाना जाता है। बाल संसद का गठन विद्यार्थियों में उसी चीज को प्रेरित करना है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट तो इस बात को समझता है कि संसदीय प्रणाली और लोकतंत्र क्या होता है, लेकिन जो अन्य विषय के बच्चे होते हैं वो 12th में आकर अपने घर पर और अपने रिश्तेदारों से ये प्रश्न करते हैं कि लोकतंत्र क्या है, कैसे हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं, क्या शिक्षा मंत्री होते हैं। तो जब वो इस चीज को बाल संसद के रूप में अपने विद्यालय में जान जाएंगे कि शिक्षा मंत्री का क्या कार्य है, खेल मंत्री का क्या कार्य है, हमारे पर्यावरण मंत्री का क्या कार्य है, स्वास्थ्य मंत्री का क्या कार्य है, तो हमें सभी बच्चों को ये समझाना बहुत आसान रहेगा कि इसी प्रकार हमारा देश चलता है, कैसे प्रधानमंत्री जी हमारे देश की योजना बनाकर समस्त मंत्रियों को साथ में लेकर कार्य करवाते हैं। साथ ही अभी 1-2 प्रश्न माध्यम से आए थे कि बाल संसद का गठन कब किया जाना है। तो बाल संसद का गठन हमारे जो सत्र के प्रारंभ में अर्थात जुलाई में हम कर लें, क्योंकि 15 अगस्त की तैयारी बच्चे उसी प्रकार अपने आप को अपने विद्यालय के एक मंत्री के रूप में उसमें पार्टिसिपेट करें और अच्छे से हमारे समस्त उत्सव हमारे आयोजित किए जा सके। इसके पहले रैली भी चूंकि आप लोगों को निकालनी रहेगी, इसके पहले चूंकि वृक्षारोपण का चलेगा उसकी रैली, तो समस्त जब वो मंत्री बन जाएंगे तो बाल संसद का गठन विद्यार्थियों में लोकतंत्र के गुण विकसित करता है, जैसे उत्तरदायित्व की भावना, आत्मनिर्भरता, सहयोग की भावना, एक दूसरे के सुख दुख को समझना। इस प्रकार हमारे विभाग के जो भी हमें कार्य दिए गए हैं वह बहुत ही सोच कर बनाए गए हैं कि कैसे हम हमारे देश की कार्यप्रणाली को समझ सकें। अब आगे मैं पुनः हमारे संस्थान की प्रधानाचार्य मैडम को एक बार बुलाना चाहती हूँ कि वो पुनः आए और अंत में हमारे KRP महोदय जितेंद्र जी दादी समापन की ओर बढ़ेंगे और आप सभी का मैं पुनः आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रेनिंग कैसी रही, क्या रही, मैडम बताएंगे आपको। सभी का नमस्कार। आपने आज बाल संसद का गठन किस प्रकार किया जाता है, उसका प्रबंधन और कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से जितेंद्र जी दादी से जानकारी प्राप्त की। आप सभी ने नोट भी कर लिया होगा। इस वेबिनार के दौरान जो परेशानी आपको हुई नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप जुलाई माह में बाल संसद का गठन कर विद्यालय के संचालन में बच्चों का सहयोग प्राप्त करें और बच्चों को लोकतांत्रिक प्रणाली से के प्रति जागरूक करें, उन्हें जानकारी दें। ये आपके कार्यों में विभिन्न प्रकार से बच्चे सहयोग करेंगे।
आत्मनिर्भर बनेंगे, साथ ही उनमें विद्यालय के प्रति अपनेपन की भावना जागृत होगी कि ये विद्यालय मेरा है और मुझे इसका संचालन किस तरह से करना है, इसमें संस्था प्रधान और शिक्षकों का सहयोग करना है। ये आपकी सुविधा के लिए है। इससे बच्चों के इसके साथ ही इसके बच्चों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होगा। आप सभी ने इसमें भाग लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, जैसा कि हमारी शिविर डब्ल्यूई प्रभाग की मोना शुक्ला मैडम ने आपको बताया, प्रधानाचार्य महोदय ने बताया कि हमें बाल संसद गठन का जो है अभी चाहे तो आप अभी भी, क्योंकि 17 हमारा प्रारंभ हो चुका है 1 अप्रैल से, तो अगर आप चाहें तो अभी भी कर सकते हैं। आप चाहें तो जुलाई के स्टार्ट में कर लीजिए या 20 जून के बाद जब स्कूल खुले तब कर लीजिए। तो ये कार्य हो जाने के बाद आपका विद्यालय पूरा व्यवस्थित रूप से चलेगा और आपको किसी भी कार्य में जब जिम्मेदारी बच्चों को दी जाती है, जैसे घर में कोई प्रोग्राम होता है और हम जिम्मेदारी अपने घर के मेंबर को बांट देते हैं, तो बड़े व्यवस्थित रूप से सारे कार्य हो जाते हैं और एक अकेले को भागदौड़ नहीं करनी होती है। तो आप भी संगठित होकर के इसी तरह से सब बच्चों को साथ लेकर के और ये कार्य जरूर कराएं। एक बार फिर मैं शॉर्ट समरी आपको थोड़ा सा बोल देता हूँ। इस लिंक को आप जब भी फुर्सत है बाद में भी देख सकते हैं, आपको ये पूरी ट्रेनिंग उस पर वापस मिल जाएगी। इसके अलावा मैं प्रभारी मैडम से कहूँगा कि ये जो बाल संसद गठन की कार्यवाही पंजिका वाली जो PDF है, ये भी आपको पूरी इसमें डाल दी जाएगी। तो इसके अंदर पूरी जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी वाले वर्क हैं, जितने भी किस तरह से क्या करने हैं, वो भी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाहती हूँ कि मैंने सम्मेलन के दौरान ऐसे विद्यालय भी देखे हैं जहाँ शिक्षकों की बहुत कमी थी, केवल 2 शिक्षक है और नामांकन अधिक है, फिर भी उन विद्यालयों का संचालन इतने अच्छे तरीके से किया हुआ है। तब जानकारी लेने पर पता चला कि वो इस हर कार्य में बच्चों का सहयोग लेते हैं। उपस्थिति में विद्यालय की साफ सफाई में, पौधारोपण में, पौधों को पानी पिलाने में, विभिन्न कार्यों में बच्चों का सहयोग लेकर वो सफलतापूर्वक विद्यालय का संचालन कर रहे हैं। हमें उनसे प्रेरणा लेकर बाल संसद का गठन कर आप भी उस तरह से विद्यालय के संचालन में उनका सहयोग लें और विद्यालय की उत्तरोत्तर उन्नति करें। बहुत ही अच्छा सुझाव जैसा कि मैडम ने बताया। तो आई होप सो कि आप सभी ये करेंगे और किसी भी प्रकार की अगर आपको लगता है कि इसमें कोई जानकारी हमें चाहिए तो आप मोना शुक्ला मैडम से डायरेक्ट में संपर्क कर सकते हैं। जिनका संपर्क सूत्र मेरे साथ है, आप मुझसे भी बात कर सकते हैं और ग्रुप के माध्यम से भी आप बात कर सकते हैं। तो आशा है कि बाल संसद गठन के बारे में आप सभी ने जानकारी ली कि सब विद्यालय के कक्षा 3 से लेकर के 12वीं तक के जो बच्चे हैं